एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हम लोग सामान्य विज्ञान से जुड़े जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और सबसे पहले भौतिक विज्ञान से जुड़े जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। ये किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, इसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक विज्ञान में जो पहला प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन में। देखिए, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक यानी प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक यानी ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक यानी टाइट्रियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी? एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है आप बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो तरंगदैर्घ्य की। एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की इकाई है। एंगस्ट्रॉम का जो उपयोग होता है तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए होता है और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, याद रखिएगा। थर्ड नंबर है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं, 1 लाइट ईयर कहते हैं। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। यहां पे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अगर देखा जाए तो 2 प्रश्न बनते हैं। 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर, और जो प्रकाश वर्ष है ये किसकी, मतलब कि जो प्रकाश वर्ष है ये किसकी इकाई है? 2 प्रश्न है, याद रखिएगा। आवृत्ति को किसमें मापा जाता है आपको बताना है। जो आवृत्ति है इसको मापा जाता है, याद रखिएगा, हर्ट्ज में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है और एक सामान्य मनुष्य जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के आवृत्ति को सुनने में सक्षम होता है। यानी मनुष्य की जो ध्वनि परास होती है, जो सुनने की क्षमता होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, घड़ी में प्रयोग होने वाला कार्टर्ज क्रिस्टल होते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले जो कार्टर्ज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टर्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। ये प्राकृतिक रूप में इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइनोस्टोन के रूप में पाए जाते हैं। वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। कार्टर्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो और टेलीविजन में भी किया जाता है। इसके बाद 6 नंबर है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? हर्ट्ज में क्या मापा जाता है बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? हर्ट्ज में हर्ट्ज जो है इसको आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है, इसे संकेत HZ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के आवृत्ति के ध्वनि को सुनने में सक्षम होता है। 7 नंबर है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की जो इकाई है वो क्या है? तो विद्युत शक्ति की जो इकाई है वो है वाट, यानी डी ऑप्शन। विद्युत शक्ति यानी पावर बराबर कार्य बटा समय होता है और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। प्रश्न संख्या 8 है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है? दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच जो सीमा है इसको ध्यान में रखिएगा। दृश्य स्पेक्ट्रम यानी प्रकाश के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता और प्रकाश स्रोत की दूरी तथा तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है।
सामान्य तौर पर इसकी सीमा 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर यानी एंगस्ट्रम में यह मान 3200 से 8600 एंगस्ट्रम के बीच होगा तो मानी जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा ने इसकी सीमा जो है 380 से 700 नैनोमीटर बताता है। एनसीईआरटी की पुस्तक में इसकी सीमा 400 से 700 नैनोमीटर जो है लिखी गई है। याद रखिएगा, परीक्षार्थी प्रश्न के विकल्पों के अनुसार इस परास के भीतर निकटतम उत्तर का चयन कर सकते हैं। 9 नंबर है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? जो सौर विकिरण है निम्न में से किस परास में दिखता है? इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 400 से 700 नैनोमीटर के बीच, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और इसकी डिस्कशन जो है कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने किया है। प्रश्न संख्या 10 है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? जो आर्द्रता है किस उपकरण के द्वारा नापी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइग्रोमीटर के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर से द्रवों और जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। दाब की इकाई क्या है? प्रश्न संख्या 11 है, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई न्यूटन बटा वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रेशर कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। क्या है? दाब एक अदिश राशि है और दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक बताइए, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। तो जो ऑप्शन दिया गया इसमें ऑप्शन में ई सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश और सदिश के बारे में आप जो है एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आपको अदिश और सदिश के बारे में पता नहीं है तो हम लोगों ने कई बार इसके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, वहां भी इसके बारे में आप जो है एक बार रिवीजन कर सकते हैं। इससे पहले वाले जो सेशन थे, यानी जो साइंस के जितने भी सेशन हुए हैं, उसमें अगर आप कंटिन्यू हैं तो आपको सदिश और अदिश के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पता होगा। और यहां से अक्सर 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो पूछे ही जाते हैं। तो कौन सी अदिश राशि है? तो दाब इसमें जो है एक अदिश राशि है। ठीक है, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा। वैसे राशि जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहा जाता है। जैसे में बल वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि, ये सभी जो है मतलब कि इनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की जरूरत होती है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे में आयतन, दाब, चाल, दूरी, इन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिणाम की जरूरत होती है, दिशा की नहीं। तो याद रखिएगा, इनको बोलते हैं सदिश राशि, मतलब अदिश राशि। तो उन्हें अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि किसे कहते हैं? जिनको व्यक्त करने के लिए क्या परिणाम और दिशा दोनों की जरूरत होती है, इसे बोलते हैं सदिश राशि। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा विकृति, यानी सी ऑप्शन। विकृति जो है किसी राशि का मात्रक नहीं है। किसी वस्तु के बीमा में आय परिवर्तन और उस वस्तु के मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। किसी वस्तु के बीमा में आय परिवर्तन या जो परिवर्तन होता है, तो आय परिवर्तन और वस्तु के मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है। 15 नंबर है, कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथन को आपको जो है चुनना है। तो सही कथन कौन सा है आप बताइए। इसमें से जो सही कथन है वो है आपका, इसमें से जो सही कथन है वो है आपका, बताइए, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही कथन है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सत्य कथन है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक और आवृत्ति न्यूनतम होती है। 16 नंबर है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। जब दिन में
पानी पर साबुन के फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देती है, इस घटना का कारण क्या है? जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है, इस घटना का जो कारण है वो है आपका प्रकाश का व्यतिकरण। क्या? प्रकाश का व्यतिकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश किरणों के व्यतिकरण के यानी इंटरफ्रेंस के कारण जो है अनेक रंगों की और सुंदर दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियस। याद रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10 के पावर माइनस, बताइए 10 के पावर माइनस 27 केजी होता है और इनकी खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड तथा जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। तो याद रखना है आपको, 2-3 इसमें पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 2-3 पॉइंट ही ये आपके प्रश्न है। 18 नंबर है, एक ठोस, याद रखिएगा, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? अगर कोई चीज ठोस है, ठोस रूप में विद्यमान है और सीधे ये गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? ठोस को गैस में परिवर्तन को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है या वह क्रिया है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित, मतलब कि द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस से या गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित जो हो जाते हैं इनको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में ये आ जाते हैं, याद रखिएगा। 19 नंबर है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं क्या कहलाता है? वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस ये सभी एक साथ रह सकते हैं, यह कहलाता है आपका त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं अपने रूप में विद्यमान रह सकती हैं, इसे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। जैसे कि परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं, उदाहरण के रूप में 611.657 पास्कल, आंशिक वायु दाब पर 273.16 केल्विन यानी 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड जल का त्रिक बिंदु है, जिस पर द्रव जल, ठोस बर्फ और जल वाष्प एक साथ पाए जा सकते हैं। 20 नंबर है, पूछा गया कास्मिक जो किरणें हैं, ये जो किरणें आवेशित कण हैं, अनावेशित कण हैं, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं, या बताइए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कास्मिक किरणें हैं, याद रखिएगा, जो कास्मिक किरणें हैं ये आवेशित कण हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कास्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश के गति से गमन करते हैं। 21 नंबर है, 2G स्पेक्ट्रम में G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? 2G, 3G, 4G, 5G जो है, इसमें G किस शब्द को इंगित करता है? तो G का मतलब होता है जेनरेशन, यानी G जेनरेशन को इंडिकेट करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 2G दूसरी पीढ़ी की बेतार संचार प्रौद्योगिकी है। 2G स्पेक्ट्रम में जो अक्षर G है ये जेनरेशन यानी पीढ़ी के लिए प्रयुक्त है। 22 नंबर है, रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार किसने किया था या रडार का आविष्कारक कौन था? इसका सही जवाब है रॉबर्ट वाटसन। रॉबर्ट वाटसन रडार के आविष्कारक थे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन वाट ने 1935 में पहली प्रायोगिक रडार यानी रेडियो डिटेक्शन एंड जो रेजिंग है इस व्यवस्था का विकास किया था और द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया था। गॉड पार्टिकल, प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया गॉड पार्टिकल है क्या है? गॉड जो पार्टिकल है वो है हिग्स बोसॉन, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है।
हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना 1964 में की गई थी। इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मई 2013 में 13 को किया गया था। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया के द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू इंगलट को 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। 24 नंबर है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? सर सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो याद रखिएगा 1930 में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर बात करें तो भौतिकी शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। कौन? पहले भारतीय कौन थे? डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। 1930 में यह पुरस्कार इन्हें जो है प्राप्त हुआ था। अन्य नोबेल पुरस्कार भारत संबंध जो विजेता हैं, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दिया गया, सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में दिया गया, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में दिया गया, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 को दिया गया, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया, कैलाश सत्यार्थी को जो है शांति के क्षेत्र में 2014 में दिया गया, और सी रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में 2009 में दिया गया, और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में दिया गया। याद रखिएगा। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीस्कोप की खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब है गैलीलियो ने। डी ऑप्शन। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने किया था। 26 नंबर है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। 27 नंबर है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन बराबर 10 के पावर -3 mm होता है, यानी 1/1000 mm, यानी सी ऑप्शन 1/1000 मिलीमीटर होता है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। 28 नंबर है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट स्केल में क्या होगा? 40 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो इसके निकालने का जो तरीका है आपको याद रखना है। वैसे इसका सही जवाब हो जाएगा 104 डिग्री फारेनहाइट। कैसे निकालना है तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, चूंकि फारेनहाइट बराबर होता है 9/5 C + 32, C सेंटीग्रेड और F जो है फारेनहाइट को जो है इंगित करता है। 9/5 जो है इंटू 40 जो है 40 डिग्री सेल्सियस पूछा गया, इसमें 32 जोड़ देंगे तो आपका जो हो जाएगा, इसको अगर आप मतलब कि इजिली इसको सरल कीजिएगा तो 72 और प्लस जो 32 है 104 हो जाएगा। तो 40 डिग्री का जो मान फारेनहाइट स्केल पर होगा वो 104 डिग्री फारेनहाइट होगा। प्रश्न संख्या 29 है, पूछा गया क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किसमें? क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। 30 नंबर है, लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड क्या है, किस पर निर्भर करता है? एक लोलक की जो अवधि होता है किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है लोलक। याद रखिएगा बी ऑप्शन। सरल लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। T = 2π जो है √1/g होता है। G और पाई ये नियतांक है। लोलक की जो कालावधि है लोलक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। बल गुणनफल है किसके किसके? बल बराबर क्या होता है? बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। संवेग में परिवर्तन के दर को बल कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है और वह u वेग से गति करते हुए t सेकंड बाद v वेग प्राप्त करता है तो संवेग में परिवर्तन की जो दर है यानी त्वरण बराबर mv - mu/t होता है। यानी a बराबर m × v - u/t
ए में, जहां ए बराबर v माइनस यू बटा टी। याद रखिएगा। त्वरण ज्ञात करने का जो सही सूत्र है वो कौन सा है, तो आपको मालूम है, ऊपर में हम लोगों ने इसी के बारे में डिस्कस किया है। तो ए बराबर v माइनस यू बटा टी होता है त्वरण ज्ञात करने के लिए। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो इसमें जो आयतन दिया गया है ये सदिश राशि नहीं है। सदिश और अदिश के बारे में कई बार हम लोगों ने चर्चा किया है, तो आप इसको याद रखिएगा। सदिश राशि वे राशियां होती हैं जो परिणाम के साथ साथ दिशा भी बताती हैं। विस्थापन, वेग, बल, ये सभी सदिश राशि हैं। और अदिश राशि वह राशि होता है जो केवल परिणाम बताता है, दिशा नहीं, इसीलिए आयतन एक अदिश राशि है। 34 नंबर, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m और वस्तु का वेग v है तो उसका संवेग m भी होगा। संवेग और वेग का अनुपात mv बटा v बराबर m। 35 नंबर है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर दूरी का मतलब क्या है, 1000 मीटर। बहुत ही आसान सा ये सवाल था। 1 किलोमीटर दूरी बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। 36 नंबर है, 1 पिकोग्राफ किसके बराबर होता है। माइक्रो, पिको, ठीक है, हेक्टो, ये सब जो है आपको याद रखना है। हेक्सा, ठीक है, जो पेंटा होता है, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। तो 10 के पावर माइनस 12 ग्राम जो होता है 1 पिकोग्राम के बराबर होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, 10 के पावर माइनस 12 ग्राम के बराबर। 37 है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। मान लीजिए आप लिफ्ट में जा रहे हैं, लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार के द्वारा लग रहा जो बल है वो क्या है, कैसे कार्य करेगा। मान लीजिए कि आप जो है लिफ्ट में खड़े हैं। आप कहां पर हैं, लिफ्ट में हैं। लिफ्ट के जो फर्श होता है, सरफेस जो होता है, इस पर आपके द्वारा लगाए गए जो बल होते हैं क्या होता है। लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। याद रखिएगा। तो लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का जो दबाव होगा वो नहीं पड़ता है, अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल शून्य होगा। 38 से, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिरा रहे हैं तो क्या होगा। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद, एक पंख है, एक रबर की गेंद है और एक लकड़ी की गेंद है, इन तीनों को एक साथ जो है समान ऊंचाई से एक मतलब कि स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाता है, एक साथ गिराया जाता है, तो इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसमें जो परिवर्तन देखने को मिलेगा कि तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। यानी ये जो पंख, जो रबर और जो लकड़ी के जो गेंद है, अगर समान ऊंचाई से इन तीनों को गिराया जाए तो तीनों एक साथ जो है जमीन पर पहुंचेंगे। निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध शून्य होने के कारण पंख, रबर और पंख और रबर की गेंद और लकड़ी की गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराए जाने पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनका अंतिम वेग v बराबर √2gh उनके द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा। 39 है, वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में ध्वनि तरंग जो होती है वो होती है अनुदैर्ध्य के रूप में। ध्वनि तरंग जो है यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं, क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यमान या द्रव्यात्मक जो माध्यम होता है, ठोस, द्रव या गैस या वायु की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है, क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग के गति के दिशा के अनुदिश जो है दोलन करते हैं। 40 नंबर है, रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा उदरपातन यानी सब्लिमेशन। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नैफ्थलीन उदरपातन का गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को उदरपातन के द्वारा अलग किया जा सकता है। उदरपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है। 41 है, विद्युत शक्ति किसकी इकाई है। विद्युत शक्ति जो इकाई है वो किसकी इकाई है, तो आपको मालूम है
विद्युत शक्ति वाट की इकाई है। किसकी? वाट की। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति की वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। यानी P बराबर W बटा T, W यानी वर्क, T यानी समय, P यानी पावर। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, वोल्टमीटर विभवांतर बिल्कुल सही है, एमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, ये भी सही है, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर दिया गया विद्युत प्रतिरोध, ये सही नहीं है, यानी डी ऑप्शन। जो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग है एक छोटी विद्युत धारा या उसके प्रकार का मापन करने के लिए किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है। 43 है, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो मैकेनिकल ऊर्जा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, मैकेनिकल। टरबाइन एवं डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 44 से 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगी क्या? मान लीजिए 100 वाट का एक बिजली का बल्ब है, यदि 10 घंटा इसको जलाया जाता है तो बिजली का जो खर्च होगी 10 घंटों में कितना खर्च करेगा? 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चले तो 1 इकाई बिजली खर्च होगी। यूनिट अगर बात करें तो इकाई मतलब 100 इंटू 10 घंटा, 1000 वाट प्रति घंटा, 1000 वाट बराबर 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट इसका सही जवाब हो जाएगा, 1 इकाई, बी ऑप्शन। आप देख सकते हैं यहां पर। 45 नंबर है, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो दूसरे प्रतिरोध का मान हो जाएगा 4.70 किलो ओम। कैसे? तो इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, कुल प्रतिरोध कितना है? R बराबर है 1.403, ये हो गया आपका कुल प्रतिरोध R, याद रखिएगा। R1 बराबर 2 किलो ओम, ठीक है, ये जो है R1 हो जाएगा कितना? 2 किलो ओम। R 1.403 ओम है, R1 जो है 2 किलो ओम है, तो 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। इसको आप सरल कीजिएगा तो इस रूप में प्राप्त हो जाएगा, R1 R2 बटा मतलब R1 प्लस R2 बटा R1 R2, और R1 R2 बटा R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 दिया है 1.403 और 2R2 R1 R2 जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको चेंज कीजिएगा तो 2R2 हो जाएगा, 2 प्लस R2 बराबर यहाँ पे R2 जो दिया, R1 जो दिया गया क्या है, चेंज कीजिएगा तो 2R2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो R1 दिया गया है वो भी आपका दिख जाएगा, R1 2 ओम है। तो इस तरह से R2 निकालिएगा तो 2.806 बटा 0.597 यानी 4.70 आपका जो है किलो ओम प्राप्त हो जाएगा, R2 बराबर। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है, बताइए। अमोनिया क्लोराइड, सी ऑप्शन। एक समान सेल में अमोनिया क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघटय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। 47 है, डायनेमो। डायनेमो ये किसको किसमें परिवर्तित करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनेमो में याद रखिएगा, डायनेमो में आर्मेचर चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णन करता है जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरक के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न होता है। 48 विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत मोटर किसको किस में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ये बदलता है, ठीक है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा एमीटर के द्वारा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा। एमीटर विद्युत धारा का मापक यंत्र है।
पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला एक उपकरण है। 50 है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत धारा जिस उपकरण से नापी जाती है वह है एमीटर। इसके बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। 51 है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को जो 7 रंग होते हैं इन रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? प्रकाश में 7 कलर होता है, इन 7 कलर को अलग करने का जो तरीका है वह आपका एक फ्रिज में से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। फ्रिज में से गुजारिएगा, एक जो प्रिज्म होता है, इस प्रिज्म से रंगों को जब गुजारिएगा तो ये 7 कलरों में डिवाइड हो जाएगा। देखिए, आपतित प्रकाश प्रिज्म के द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है। जो 7 रंग बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल में विभक्त हो जाता है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रश्न संख्या 42 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू।